हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे नीट के इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैंने इससे पहले यूनिट एंड डायमेंशन का प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया है। तो आज हम यूनिट एंड डायमेंशन का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन का आप एक लिस्ट ज़रूर बनाएं। तो देखिए बच्चों, जो हमारा यूनिट एंड डायमेंशन है इसमें कुछ तो बेसिक हैं, आपको पता ही होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, आपको ये ध्यान में रखना है क्या, लेंथ आपको ध्यान में रखनी है, ये आप सभी को पता होगी। लेंथ हो गया, मास हो गया, ठीक है। ये बेसिक हैं जो हमारी एसआई में एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट हैं। उसमें हमारे ये इलेक्ट्रिक करंट हो गई, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। बिना इसके आप नहीं निकाल पाएंगे, ये बेसिक है। सब्सटेंस हो गया, और लुमिनस इंटेंसिटी का इतना यूज नहीं हुआ है, लेकिन मैं कुछ आपको डायमेंशन इसकी बताऊंगा जो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, जिसमें हम लुमिनस इंटेंसिटी का यूज करेंगे। तो जैसे आपको ये पता है कि जो लेंथ है उसको एल से लिखते हैं डायमेंशन, मास को एम से लिखते हैं, टाइम को टी से लिखते हैं, करंट को एम्पियर ए से लिखते हैं, टेम्परेचर को कहीं पर वैसे तो केल्विन में ही लिखते हैं, कहीं कहीं पर थीटा भी दिख जाएगा आपको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से लिखते हैं, और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला का सीडी लिखते हैं। अब ये बेसिक है, ये तो आप कहेंगे सर ये तो हमको पता ही है, क्या इसमें रिवीजन करना है। आपको क्या याद करना चाहिए, अब देखिए, आपको स्पीड की कभी भी आ जाए, स्पीड की आ जाए या वेलोसिटी की आ जाए, ठीक है। कई बार ना आपको कंफ्यूज करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट सी भी लिखा रहता है, तो इसकी क्या होती है, इसकी हो जाएगी एल टी माइनस वन। आप डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम लगाइए, डिस्प्लेसमेंट की एल हो गई, टाइम की टी हो गई, तो एल टी माइनस वन। एक्सेलरेशन देख लीजिए आप, एक्सेलरेशन देखिए, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटा जी जिसको हम बोलते हैं, इसकी हो जाएगी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एल टी माइनस टू। आपको स्पीड, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो भी एक्सेलरेशन है इसकी पता होनी चाहिए, आप फटाफट इसको कैलकुलेट कर पाएँ। ये नहीं कि आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एग्जाम में यूज़ कर रहे हैं, आपको थोड़ा टाइम भी बचाना है, ठीक। आगे अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन तो हो गया। जैसे में आपका कई बार आपसे पूछा जाता है कि फोर्स की बताओ, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसकी हो जाएगी एम एल टी माइनस टू। आपसे पूछा जाएगा वर्क की बताओ, ठीक है, तो जो आपकी डायमेंशन वर्क की होती है वही आपकी टॉर्क की होती है। और कितनी हो जाएगी वर्क की, आप लगा लीजिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। ये याद होनी चाहिए, मैं अभी बार बार कह रहा हूँ आपसे, ये आपकी बिल्कुल जुबान में ऐसी फिट होनी चाहिए जैसे आप और फॉर्मूले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपने याद करके रखें। एक और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक और ध्यान रखना है, प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इतनी आप याद करिए, ठीक। ये पहला टास्क आपका, इतनी आप याद रखिए। अब एग्जाम में जो आपको डायमेंशन पूछा जाएगा, अगर आप नीट का पीवाईक्यू उठाइए तो इन्हीं से रिलेटेड आपको डायमेंशन पूछा जाएगा। सबसे पहले हम कुछ कांस्टेंट या पहले कुछ फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। आपसे सबसे पहला जो डायमेंशन पूछा गया है कई बार, वो पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम का। पहला जो डायमेंशन है आपसे पूछा जाएगा कि भैया एंगुलर मोमेंटम का कितना होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है इसी को हम क्या बोल देते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं है तो आप इसको पढ़ेंगे आगे पर कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या है। इसका अपना एक चैप्टर है रोटेशन में, वहाँ पर आप इसको देखेंगे। सेकंड जो आपको देखना है, जो डायमेंशन आपसे पूछी जाती है वो आती है लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। इसको जेई वाले भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि नीट वाला, ठीक है। और लीनियर मोमेंटम को ही हम क्या बोल देते हैं, लीनियर इम्पल्स। आप कहेंगे सर क्या इसको एंगुलर इम्पल्स कहेंगे, तो बिल्कुल, इसको हम एंगुलर इम्पल्स भी कह सकते हैं। तो ये बहुत बार पूछे गए हैं कि भैया एंगुलर मोमेंटम की बताओ। अब आपको किसी की भी डायमेंशन निकालनी, इतने तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि किसकी डायमेंशन किससे निकलेगी, ठीक।
तो जैसे हम अभी क्लास 11th की डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स, या आप बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो है, इनकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए, जो ये एंगुलर मोमेंटम है इसकी जो डायमेंशन है ये हमारे किसके बराबर होती है, ये होती है प्लैंक कांस्टेंट, आपने एच पढ़ा होगा। तो इसको निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप ये वाला याद कर लीजिए। कौन सा, एनर्जी ऑफ फोटोन ई इक्वल टू एच न्यू वाला, यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि एच की निकाल लोगे तो वही एल की होगी, या आप एल इक्वल टू एम वी आर से याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, एल से निकाल दीजिए या एनर्जी से आप यूज कर सकते हैं, तो आपका एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। वहीं लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम जो होगा वो हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, ये जो P है, कई बार इस P में आपको क्या दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा इम्पल्स। यहाँ से आप इम्पल्स की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो मोमेंटम की होगी डायमेंशन, आप वहाँ से इम्पल्स का निकालेंगे तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। समझ रहे हैं, तो फोर्स की रखेंगे, टाइम की रखेंगे, अपने आप ही आ जाएगा। क्लियर। या आप ये कह सकते हैं सर फोर्स इनटू टाइम ही तो मोमेंटम होता है, रेट चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम मोमेंटम। तो यहाँ से अगर आप इसकी निकालेंगे, फोर्स इंटू टी करेंगे, यही मोमेंटम की निकलेगी। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा इम्पल्स है ये लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक। नेक्स्ट डायमेंशन जो आपसे बार बार पूछी गई है वो पूछा गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो जी होता है। तो आपको इसकी अगर डायमेंशन निकालनी है तो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब आप जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ से जी निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी आर स्क्वायर ओवर एम आ जाएगा। ठीक है, बस वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। मेन क्या है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपको डायमेंशन निकालने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप ग्रेविटेशनल लॉ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इससे निकालिए। आप देखिए कैसे निकालेंगे। जी की क्या होगी, जी आपका एक्सेलेरेशन है, अगर आपको याद रहेगा आप तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। और आर क्या है, एल स्क्वायर हो जाएगा, और मास का एम हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, जब भी पावर नीचे से ऊपर आएगी, प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। तो ये आपकी यूनिट आ गई, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद करना है। कई बार ऐसा होगा, इस यूनिट, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को पता होना चाहिए और कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ये याद करना है आपको। ठीक है, अब आप देखिए, अगर कई बार यूनिट पूछ ली जाए, आपको डायमेंशन नहीं पूछी है, यूनिट पूछ ली जाए, तो देखिए एम क्या है, मास, तो मास को क्या लिखेंगे, केजी। लेंथ को क्या लिखेंगे, मीटर। ठीक है, और टाइम को क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो ये इसकी यूनिट हो गई। तो कई बार अगर आपको डायमेंशन नहीं पूछी है तो यूनिट पूछ लेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर में ही आप देखिए, आपको ऐसा पेयर बनाने हैं कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें निकल जाए, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी मैं बाद में ऐसे कॉमन टर्म की भी बात करूंगा, फिलहाल आपको ये देखना है। फोर्थ अगर मैं बात करूं, आपने पढ़ा होगा इलास्टिक मॉड्यूलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ। अच्छा जी, इलास्टिक मॉड्यूलस में यंग मॉड्यूलस आता है, इलास्टिक मॉड्यूलस में बल्क मॉड्यूलस आता है, इलास्टिक मॉड्यूलस में शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी आता है। ठीक है, तो जो मॉड्यूलस है बच्चों हमारा, इसका जो फॉर्मूला होता है, कोई भी इलास्टिक मॉड्यूलस हो जाए, यंग हो, बल्क हो या शेयर हो, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा। और स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो हमारी जो यंग मॉड्यूलस की होगी वो किसके बराबर होगा, इसकी डायमेंशन, स्ट्रेस की। आप शायद 19 का पेपर उठाइए, वहाँ स्ट्रेस की ही डायमेंशन पूछी थी आपसे। ठीक है, अच्छा जो स्ट्रेस है, अगर मैं बता दूं, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। और आप जान सकते हैं एफ बाई ए, हम अगर मैथमेटिकल देखें ये प्रेशर भी है। तो जो इलास्टिक मॉड्यूलस है उसकी डायमेंशन स्ट्रेस के बराबर है और उसी की डायमेंशन प्रेशर के बराबर भी है। आप कहेंगे सर कैसे निकालेंगे, हमने प्रेशर तो याद कर रखा है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो आप फोर्स बाय एरिया से निकाल सकते हैं। तो एक बात और ध्यान रखिए, 1 बल्क मॉड्यूलस, कई बार ऐसा भी आ जाता है, इसकी कितनी होगी। तो 1 बल्क मॉड्यूलस को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, या आपने थ्योरी वाले टॉपिक में पढ़ा होगा कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है।
तो आप ये भी कह सकते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस की स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी, स्ट्रेस की प्रेशर के बराबर हो जाएगी, और जिसकी वैल्यू ये रही। तो ऐसे ही आपको इसको पढ़ना है। ये क्लास 11th के ही चल रहे हैं अभी कि इसकी क्या होगी, इस वाले टॉपिक की क्या होगी। तो अभी ये वो है, आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे अगर, आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे इस पर। कुछ और डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगला है, अगर हम एक और डिस्कस करें इसमें, सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन ये भी कई बार पूछा जाता है। देखिए एक टेंशन होता है, अभी आप पढ़ेंगे वो वाला टेंशन नहीं जो हमें रोज होता है, एक मैकेनिक्स में टेंशन होता है। वो टेंशन की तो हमारी फोर्स के बराबर होती है, ठीक है। जो पुल है हमारा उसको हम टेंशन से मेजर करते हैं, तो वो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। लेकिन जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर इसके आप निकालेंगे तो Mt-2 हो जाएगा। यूनिट आप अगर पूछेंगे तो मास का केजी, इसका सेकेंड -2, समझ रहे हैं ना। तो जब भी आपको डायमेंशन निकालनी है तो ये तो डायमेंशन है, तो यूनिट में इसको मीटर लिखना है, इसको केजी लिखना है, इसको सेकेंड लिखना है, एम्पियर एम्पियर ही रहेगा, केल्विन केल्विन, मोल मोल ही रहेगा, कैंडला कैंडला ही रहेगा, बस कन्वर्ट कर देना है। तो ये सरफेस टेंशन है। अभी हम क्लास 11th में ही चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो ये आप लिखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम आगे चल रहे हैं। आगे अगर हम चलें, जो नेक्स्ट होगा हमारा छठा, वो क्या होगा, वो होगा विस्कोसिटी। बहुत बार पूछा गया है विस्कोसिटी की क्या होगी हमारी यूनिट या डायमेंशन, ठीक है। तो विस्कोसिटी को अगर हमें निकालना है तो मेन काम क्या है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको स्टोक्स लॉ कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा या आप पढ़ेंगे। ड्रॉपर हैं तो आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ लिया होगा, अदरवाइज आप पढ़ेंगे। तो यहाँ से विस्कोसिटी की कैसे निकालते हैं, ईटा विस्कोसिटी है F/RV, क्योंकि 6 पाई कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है, तो ईटा RV से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स हो गया, R आपकी वैल्यू है रेडियस की, V है वेलोसिटी की। तो यहाँ से आप विस्कोसिटी की निकाल लीजिएगा, कोई बड़ी बात यहाँ से नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान दे रखिए, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है वर्क की टॉर्क की एक ही होती है, ठीक है। और जो एनर्जी है ना उसकी भी एक ही होगी, वर्क टॉर्क और एनर्जी सबकी एक ही होगी। लेकिन ध्यान रखिए जो सरफेस एनर्जी है, ये ऐसे कन्फ्यूजन ही पढ़ना है आपको कि जहाँ पर कुछ नया मिल रहा है आपको, सरफेस एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो एनर्जी के बराबर नहीं होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एनर्जी का, एनर्जी पर यूनिट एरिया। आपने पढ़ा भी होगा जब इसको फिजिक्स में आपने डिफाइन किया होगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे सरफेस एनर्जी पूछेगा आप यही कराएंगे, कौन सा, वर्क और एनर्जी की सेम होती है वाला, समझ रहे हैं। तो इसको अगर आप निकालेंगे, एनर्जी की आपको याद है mL/T-2, एरिया L2, तो इसकी क्या हो जाएगी Mt-2, समझ रहे हैं यहाँ तक। विस्कोसिटी की क्या हो जाएगी अगर आप निकालें, इसकी हो जाएगी mL-1T-1, क्योंकि R से एक L कट गया और V में LT-1 होती है, तो आपने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। ऐसे और भी हैं, पावर के आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये क्लास 11th में चल रहे हैं अभी। अभी मैं एंगुलर वाले नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो सब कहाँ मिलेंगे हमें, वो मिलेंगे अभी मैं आगे जब एक ये समझिए आप टॉपिक कराऊंगा उसमें देखेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम तो मैंने बताया L=mv/r। आपको ये पता होना चाहिए टॉर्क इक्वल टू क्या होता है R/F, RF लिख लीजिए शॉर्ट में, ठीक है। R क्या है, डिस्टेंस मान लीजिए, F क्या है, F है आपकी फोर्स, ठीक। 10 आप इसको निकालिएगा, जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, ये जो टॉर्क है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो एग्जाम में टॉर्क लिखा हुआ नहीं आएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स लिखा हुआ आएगा। तो बात एक ही है, कैसे निकालेंगे सर, भाई फोर्स की तुझे याद है, R की वैल्यू रख दे, R क्या होगा L, तो इसका मतलब ये हो जाएगा mL/T-2। तो आप ये भी कह सकते हैं सर अभी भी आपने बताया कि वर्क और टॉर्क की तो सेम है, क्या ये इसमें आ जाएगा, तो बिल्कुल इसमें आ जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी में आप ये देख सकते हैं वेवलेंथ की तो आपको पता ही है। और आगे बात करें अगर इसमें प्लैंक कांस्टेंट की बात हमने कर ली, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर ली हमने, ठीक है। आगे अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टर्म देखें, जैसे थर्मो में आता है हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं है कि इसी से पेपर आएगा, लेकिन ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। हीट कैपेसिटी पूछा जाएगा या पूछा जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़नी है ये हमें नहीं पता। यह पूछा जाएगा लेटेंट हीट, 3 टर्म पूछे जाते हैं। तो हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है, या आप बोलो हीट कैपेसिटी की ही डायमेंशन एंट्रोपी के बराबर होती है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी और एनर्जी की एक ही होगी, क्योंकि एनर्जी का ही फॉर्म है। और यहाँ पर आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा ml2T-2, और यहाँ पे केल्विन का -1, ये बन जाएगा। समझ रहे हैं, ml2T-2 केल्विन का -1 आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। अगर स्पेसिफिक की बात करें, अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो उसमें मास भी काउंट होता है। तो ऊपर आ जाएगा एनर्जी, वही हीट एनर्जी आपकी, और नीचे यहाँ पर एक मास आ जाएगा, और इनटू टेम्परेचर, सेम फॉर्मूला, बस मास आ जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं सर, अगर हम इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इसका डिवाइड करें हीट कैपेसिटी का, अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी का डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? अगर आप देखें दोनों को तो हमको मास मिलेगा। समझ रहे हैं? क्या पता है इनका रेशियो पूछ ले। और जो लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट के केस में टेम्परेचर ही नहीं होता, इसमें क्या होता है? एनर्जी बाय मास। तो ये ऐसे टर्म हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टर्म हैं। इसके बाद हमारे कुछ कांस्टेंट भी आते हैं। भी कांस्टेंट आप कहेंगे सर क्या? जैसे पहला कांस्टेंट आता है, ये हमारे सब इसी बुक में मिल जाएंगे आपको, गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, PV = nRT, ठीक है। तो यहाँ से R का फॉर्मूला हम लगा लेंगे, PV/NT हो जाएगा। एक बात आपको बता दो, प्रेशर और वॉल्यूम का जो इनटू होता है वो वर्क होता है, और N आपका मोल हो जाएगा, T आपका टेम्परेचर हो जाएगा। आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, आंसर निकल जाएगा। ये क्लास 11th की कुछ इंपॉर्टेंट थी, डायमेंशन थी। अब हम क्लास 12th में चलते हैं। 12th की कौन कौन सी हैं? जैसे आप क्लास 12 में जाएंगे तो वहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। हम अभी 12th की कर रहे हैं, ओनली क्लास 12th की। हमने 11th की कर ली है, तो 12th की जो हमारा 13 है, क्योंकि 12 हमने पहले पढ़ लिए थे, अब हमें 12 से आगे पढ़ना है। तो 13 नंबर का हमारा जो डायमेंशन आपको ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। पहले तो चार्ज देख लीजिए, पता बहुत लोगों को चार्ज ही नहीं पता कि चार्ज की कैसे निकालते हैं करके। तो आपको चार्ज की भी पता होनी चाहिए कि चार्ज की डायमेंशन कैसे निकलती है। तो I = Q/T से आप निकाल सकते हैं करंट इनटू टाइम, ठीक है। छोटा टी मैंने टाइम को बना रखा है, तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी? AT बन जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें, कई बार ऐसा लिखा आ जाता है करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? अगर करंट डेंसिटी का कभी भी आएगा तो करंट ओवर एरिया हो जाएगा, ठीक है, करंट ओवर एरिया। जैसे हम इसको लिखते हैं तो एरिया लगाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इसका हो जाएगा L-2A। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। करंट डेंसिटी पूछा जाता है कई बार। जनरली हम डेंसिटी में किससे डिवाइड करते हैं? वॉल्यूम से, लेकिन करंट डेंसिटी में एरिया से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं रेजिस्टेंस। आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप याद करो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए कि कैसे हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे। आपको याद नहीं करना है कि भाई इतने ही याद करेंगे हमारा एग्जाम हो जाएगा। आपको स्मार्ट स्टडी के लिए ये एक बार पता होनी चाहिए कि इतने इतने टॉपिक है हमारे। तो रेजिस्टेंस का आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, V/I हो जाएगा, ठीक है, V/I हो जाएगा। किसका? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस के बाद अगर हम बात करें कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की अगर डायमेंशन पूछी जाएगी, C से हम इसको लिखते हैं, और ये क्या हो जाएगा? Q/V। चार्ज की पता होनी चाहिए, वोल्टेज की पता होनी चाहिए, दोनों की रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 17 की बात करें, अगर कभी भी पूछा जाएगा, जैसे आप देखेंगे इंडक्टेंस, बहुत बार पूछा जाता है इंडक्टेंस, क्योंकि बाकी तो आप पढ़ ही लेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस और M फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसकी अगर आपको डायमेंशन निकालनी है, किसकी? इंडक्टेंस की, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर करंट। ये आप निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि B × A होता है करके। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया।
और करंट आपको पता है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू आप इसमें रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो इसका ये बनता है ml2t-2 a-2, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक बेसिक डायमेंशन है, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है, अच्छे से इसको तैयार करना है, ठीक है। और बहुत सारी हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, इसकी डायमेंशन पूछी जाती है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो म्यू नॉट क्या है, एक है ये है परमिबिलिटी और ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इनकी डायमेंशन पूछी जाती है। तो इनको कहाँ से निकालेंगे सर, इनको निकालने का सिंपल सा तरीका है। देखो म्यू नॉट को आप निकालना किससे, b इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, बायोसेवर्ट लॉ से निकाल लेना इसको। एप्सिलॉन नॉट की बात करें, इसके लिए बहुत फॉर्मूले हैं। एक तो आप इससे निकाल सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एक आप निकाल सकते हैं कूलम लॉ से। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से कैलकुलेट करना है। मैं सबके निकाल के यहाँ पे नहीं दूंगा आपको, थोड़ा आप प्रैक्टिस करिए। और सबकी याद भी आपको नहीं करनी है, आपको करना क्या है, आपको वो डायमेंशन कैसे निकलती हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 18 मैंने मेन आपको बताए, ठीक है। बाकी रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सारी चीज़ें आप देखिएगा, ठीक है। ये पहला था हमारा टॉपिक, जो हमारा था बेसिक बेसिक डायमेंशन आपको निकालना है। अब हम बात करेंगे कुछ कंफ्यूजिंग डायमेंशन की, ठीक है।